Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 2nd of May 2022. तो गाइज आज है तारीख 2 मई 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है लेतानी रिवर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, रेगुलर बेसिस पर हम लोग यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करते ही रहते हैं। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है G20 के बारे में। क्वेश्चन बोलता है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20। और नीचे ऑप्शन के अंदर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे और हर एक ऑप्शन के अंदर 4 कंट्रीज़ के नेम है। पूछा गया इसमें से कौन सा एक करेक्ट ऑप्शन है जिसके अंदर चारों देश ही G20 के मेंबर हैं। ऑप्शन ए बोलता है अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की। ऑप्शन बी बोलता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एंड न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी बोलता है ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड वियतनाम। ऑप्शन डी बोलता है इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ इसका आंसर तब भी नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में हम लोग इसके आंसर का एक प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जीएसटी रेवेन्यूज़ के बारे में चर्चा की गई है, तो सिंपली इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पोर्शन से रिलेट कर पाओगे। देखो क्या होता है, हर महीने जीएसटी का रेवेन्यू कितना कितना कलेक्ट हुआ है वो सब डेटा को प्रिपेयर किया जाता है। फिर जैसे ही महीना एंड होगा तो उस महीने के एंड में हमारे पास वो डेटा लेकर आया जाता है। तो अभी यहाँ पर अप्रैल का महीना ख़त्म हुआ, मई के महीने में हम लोग आ चुके हैं, आज 2 ऑफ मई है। तो अब यहाँ पर ओवरऑल अप्रैल के महीने में कितना टैक्स का कलेक्शन हुआ है, कितना गुड्स एंड सर्विस टैक्स का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उसका डेटा आ चुका है। तो ओवरऑल अप्रैल के महीने में 1.67 लाख करोड़ रुपीज़ का जीएसटी रेवेन्यू देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे बताया गया अभी तक का एक सबसे अच्छा अमाउंट यहाँ पे जनरेट किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। जो इंडिया का गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन है इसने अपने आप में एक रिकॉर्ड जनरेट कर दिया है अप्रैल 2022 के अंदर। अगर हम लोग बात करें पिछले लंबे समय से इतना बढ़िया कलेक्शन नहीं हुआ है। अब की बार 20% बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आया है, 20% हायर है, ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट एक सिंपल सा आप लोग यहाँ पे ग्राफ देख पाओगे। इस ग्राफ के अंदर अप्रैल 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक का डेटा है। तो पिछले पूरे 1 साल के अंदर आप देख पाओगे अब 20% की एक ग्रोथ देखने को मिली है इस जीएसटी रेवेन्यू के अंदर में। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो हद से हद ज़्यादा कलेक्शन है वो यहाँ पर 1.5 लाख मतलब 1,50,000 करोड़ के आसपास तक का पहुँचा है। लेकिन अब की बार यहाँ पर इसको भी क्रॉस कर गया और ये ओवरऑल रेवेन्यू 1.68 लाख करोड़ का पहुँचा है। क्लियर हुआ? तो यही चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं और इसके अलावा इस आर्टिकल में कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ ज़्यादा फोकस करना भी नहीं है, क्योंकि ये जो डेटा है वो हर महीने आता है और हर महीने चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में बस खाली इतना ही ध्यान रखो और कुछ भी इसके बारे में नहीं पढ़ना है। बाकी इसके ऊपर आने वाले टाइम पर एक आध एडिटोरियल आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब की बार जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस मंथ। तो इसके बारे में कोई और आर्टिकल आता है आने वाले टाइम पर तो उसको हम लोग डेफिनेटली कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी आप लोग यहाँ पर देख पाओगे
पिछले महीने का जो डेटा है उसको भी यहाँ पर लगाया गया है कि देखो अब की बार हमने देखा 20% की ग्रोथ देखने को मिली है। इससे पहले मार्च 2022 में कितना कलेक्शन हुआ था, फरवरी 2022 में कितना कलेक्शन हुआ था, वो सारे कलेक्शंस को कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर। तो अगेन वही वाली बात है कि ये खास बातें यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगी, तो टाइम वेस्ट मत करना। इसके बाद इस आर्टिकल के बाद जो अगला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर है, वो बात करता है ई श्रम पोर्टल के बारे में। तो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, अगेन जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाएगा, खासकर वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो हुआ क्या है यहाँ पे, जो ये ई श्रम है ये क्या करेगा, ये वर्कर्स को सेटल करेगा, खासकर यहाँ पे जो वर्कर का एक्सीडेंटल क्लेम्स होते हैं उनको यहाँ पर सेटल करने में मदद करेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको डिटेल से समझते हैं। देखो हुआ क्या है, सरकार के थ्रू 6 महीने पहले ई श्रम पोर्टल लेकर आया गया था, है ना। ई श्रम पोर्टल के अंदर क्या होगा, जो भी हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं इनको यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है, जो कि हमारे रेडी वाले या फिर लेबर, बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग टाइप के वर्कर्स हैं, आगे मैं आपको इनके बारे में डिटेल से बताऊँगा। तो जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं इनको एलिजिबल किया गया है। इनफैक्ट यहाँ पर जिनके पास ये ई श्रम कार्ड होगा तो वो लोग एलिजिबल होंगे। अगर मान लो यहाँ पर भगवान ना करे उनको कोई एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट होने के बाद में उनको 2 लाख रुपए का ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर इस ई श्रम पोर्टल के अंदर मेंशन की गई हैं। तो ई श्रम पोर्टल लगातार यहाँ पे मदद कर रहा है वर्कर्स की, ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। जो हमारा टॉप फंक्शनरी है यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, इन्होंने लास्ट वीक बोला कि मिनिस्ट्री यहाँ पे काम कर रही है और काफ़ी सारे लोगों को हम लोग रजिस्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी तक हमने पिछले 6 महीने के अंदर जो ये ई श्रम पोर्टल है इसके अंदर हमने देखा है लगभग 27 करोड़ से भी ऊपर के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और इन वर्कर्स के, जो कि इनको यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारे हेल्प देने वाले हैं। नाउ ई श्रम पोर्टल के बारे में और भी वेरियस इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग को जाननी चाहिए, क्योंकि हर एक आर्टिकल को मैं 360 डिग्री में कवर करने की पूरी अपनी तरह से कोशिश करता रहता हूँ। ये आपको पता है, जो कि डेली बेसिस पर इन वीडियोज़ को वॉच कर रहे हो। तो इस आर्टिकल को जीएस पेपर 3 से रिलेट कर पाओगे। मैंने आपको बता दिया, आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट का और इश्यूज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट का, ये डायरेक्टली सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ई श्रम पोर्टल क्या है पहले हम लोग थोड़ा बेसिक समझते हैं। इसका मकसद यहाँ पर यह था कि लगभग हम लोग 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को रजिस्टर करें एक पोर्टल के ऊपर। और वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के अंदर कौन कौन होंगे, जैसे कंस्ट्रक्शन लेबरर्स हो गए, माइग्रेंट वर्कफोर्स हो गए, और यहाँ पे हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, यानी कि ठेला लगाने वाले, सड़क पर रहने वाले, यहाँ पर काफ़ी सारे वर्कर्स आपको देखने को मिलेंगे, डोमेस्टिक वर्कर्स देखने को मिलेंगे। तो इन वर्कर्स को रजिस्टर करने के ऊपर फोकस रखा गया था इस ई श्रम पोर्टल के अंदर में। नाउ ये जो वर्कर हैं, जैसे ये ई श्रम पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो इनको एक कार्ड मिलेगा जिसको हम लोग ई श्रम कार्ड बोलते हैं। इसके अंदर 12 डिजिट का एक यूनिक सा नंबर होगा जो कि इन्हें अपने पास वो रखना होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक वर्कर रजिस्टर्ड है इस ई श्रम पोर्टल के अंदर में और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट होने पर उसको 2 लाख रुपीज़ यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, अगर एक्सीडेंट होने के बाद डेथ हो जाती है तो भी 2 लाख मिलेंगे, या फिर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो भी यहाँ पर 2 लाख मिल जाएंगे, ये आप लोग देख पाओगे। बाकी 1 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे, कोई पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, मतलब कि थोड़े टाइम पे वो सही हो जाएंगे। तो क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे बताया गया, ये जो ई श्रम पोर्टल है इसकी नींव जो रखी गई है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की साइड से रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सरकार को डायरेक्ट किया कि भाई यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट करो, इनको भी यहाँ पे काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए, वो हम लोग कैसे देंगे। तो इसके बेसिस पर ही हम लोग ई श्रम पोर्टल को लेकर आए थे 6 महीने पहले, और हमने इसी आर्टिकल को 6 महीने पहले ही कवर किया था। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, लागू कौन करेगा, तो जो हमारी सरकार है स्टेट के अंदर, यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर, वही लोग यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन करेंगे इन वर्कर्स का अपने कंट्री के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक राज्य की जो सरकार है, यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है, वही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करने वाली है। अब बात करते हैं इंडिया के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर कितना बड़ा है। बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट हर प्रकार के आपको बहुत सारे वर्कर्स देखने को मिल जाते हैं। दैट इज़ वाई इस ई श्रम पोर्टल को लेकर आया गया। इनफैक्ट यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर बांट दिया गया है। जैसे कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पर आप बात करोगे तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हो गए, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हो गए जिनके पास ज़मीन नहीं है, ठीक है, फिशरमैन जो मछुआरे हो गए, ठीक है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री वाले लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि गाय भैंस पाल रहे हैं। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर वर्कर्स हैं वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में।
उसके बाद और भी अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे दी गई हैं, माइग्रेंट वर्कर, बॉन्डेड लेबरर जिनको यहाँ पे बॉन्ड के बेसिस पर यहाँ पे काम दिया जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स हो गए, कैजुअल लेबरर्स हो गए, देन उसके बाद यहाँ पर स्केवेंजर्स यानी कि जो भी जिनसे गटर वगैरह साफ करवाई जा रही है, देन उसके बाद इसी प्रकार से लोडर अनलोडर जो कि सामान को लोड कर रहे हैं उसके बाद अनलोड कर रहे हैं। सर्विस कैटेगरी में बात करेंगे तो यहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए, अगेन मछुआरे हो गए और बाल काटने वाले बार्बर हो गए, देन वेजिटेबल फ्रूट वेंडर, न्यूज़पेपर वेंडर हो गया। तो ये सब लोग यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हैं जिनको यहाँ पर बोला गया है कि आप लोग रजिस्टर कर सकते हो ई श्रम पोर्टल पर और आपको यहाँ पर एक्सीडेंटल बेसिस के ऊपर ये बेनिफिट मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक पिक्चर छोटा सा मिला है, ये आप लोग देख पाओगे। यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर एक ब्लैक बक का पेयर है कि जो दोनों लड़ रहे हैं, ये ब्लैक बक है और ये पिक्चर है ताल चापर सेंचुरी का जो कि राजस्थान के अंदर चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया टेम्परेचर वगैरह काफ़ी ज़्यादा पहुँच चुका है, 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ऊपर टेम्परेचर क्रॉस हो चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो एक पिक्चर है छोटा सा, बट यहाँ पर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लो, थोड़ी सी। इसके बारे में राजस्थान पीएससी के अंदर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ताल चपर सेंचुरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये जो सेंचुरी है ये आपको राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगी। ब्लैक बक्स के लिए ये जानी जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो राजस्थान के अंदर पूछा गया था वो यही था कि इस सेंचुरी का नाम दिया गया, ये राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, प्लस ये किस लिए पॉपुलर है। तो ब्लैक बक्स के लिए पॉपुलर मानी जाती है, प्लस अलग अलग बर्ड्स भी यहाँ पर पाई जाती हैं। ये जो सेंचुरी है ये ज़्यादातर यहाँ पर घासों से कवर हुई भी आपको देखने को मिलेगी, पेड़ वगैरह बहुत कम ही से यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस सेंचुरी के अंदर एक स्पेशल प्रकार की ग्रास मिलती है, स्पेशल प्रकार की घास होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मोथिया लोकेली। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे नीचे आपको दिख रहा होगा ये जहाँ पर मैंने अभी एक आर्क बनाया था। क्लियर हुआ। उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर। फ्रंट पेज पर एक और आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मेंशन किया गया है एक एक्स एमएलए हैं, ठीक है, केरला के अंदर में। तो यहाँ पर इनको हेट स्पीच के केस के अंदर दर्ज किया गया है और बोला गया कि ये हेट स्पीच दे रहे थे और इनफैक्ट यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया इनको। तो ये जो हेट स्पीच है अगेंस्ट द मुस्लिम्स, यहाँ पर ये हेट स्पीच दी गई है, ऐसा आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। इस आर्टिकल के अंदर ये मैंशनड है और इस पूरे आर्टिकल के अंदर वही कहानी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस आर्टिकल में जैसे आप लोग खुद ही पढ़ोगे, क्योंकि आपको मैं इन आर्टिकल्स का पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो जब आप पढ़ोगे तो इसमें से एक भी लाइन आपको इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगी। तो आप कहोगे तो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इसे, क्यों हम लोग कवर कर रहे हैं। तो देखो, हेट स्पीच जो है ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो हेट स्पीच जान लेंगे भाई होगा क्या, ये हेट स्पीच क्या होता है, इसको लेकर क्या क्या प्रोविजंस है, अगर मान लो कोई हेट स्पीच करता है तो उसको क्या क्या सज़ा मिल सकती है, आईपीसी के अंदर क्या प्रावधान है। तो वो सारी बातें यहाँ पर आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हेट स्पीच लगातार चर्चा में है। रिसेंटली भी चर्चा में था, यहाँ पे जब हरिद्वार के अंदर जो ये इंसिडेंट हुआ था ये हेट स्पीच का, तब भी ये चर्चा में था। चलो इसके बारे में छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इस आर्टिकल को जीएस पेपर 2 से आप लोग रिलेट कर पाओगे। हेट स्पीच के बारे में बात करें तो जनरली होता क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द कह देना जिससे यहाँ पर दो पर्टिकुलर ग्रुप के बीच में नफरत पैदा हो रही है। ठीक है, मान लो यहाँ पर दो कम्युनिटीज़ हैं, एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में काफ़ी सारी बातें कह देना जिससे दो कम्युनिटीज़ के बीच में यहाँ पर लड़ाइयाँ हो जाएं, उसको हम लोग यहाँ पर हेट स्पीच बोलते हैं। अब ये हेट स्पीच रिलीजन और रेस के बेसिस पर यहाँ पर ये सारी बातें बोली जाती हैं जो कि हेट स्पीच की कैटेगरी के अंदर मानी जाती हैं। क्लियर हुआ। बाकी मैंने आपको बता दिया हेट स्पीच का एक सिंपल सा मतलब। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे 267 जो रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन इंडिया का, ये बात करता है हेट स्पीच बेसिकली एक हेट्रेड है, एक नफरत है जो कि यहाँ पर दो ग्रुप्स के अंदर फैला दी जाती है, रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्शुअल ओरिएंटेशन या रिलीजियस बिलीव्स को लेकर। तो ये यहाँ पे हेट स्पीच कहलाता है। बाकी हेट स्पीच के बढ़ने के कई सारे कारण हैं क्योंकि लगातार बढ़ता आ रहा है। हमने देखा बहुत सारे इवेंट्स, मतलब मैं आपके साथ में पिछले नवंबर से रेगुलरली हेट स्पीच के बारे में कवर कर रहा हूँ। पिछले नवंबर में हमने 4-5 बार कवर किया था, दिसंबर में 4-5 बार कवर किया, जनवरी में कवर किया था, फिर उसके बाद फरवरी में कवर नहीं किया, फिर मार्च में कवर किया, देन उसके बाद यहाँ पर अप्रैल जब स्टार्ट हुआ तो अप्रैल की स्टार्टिंग में हेट स्पीच को लेकर एक आर्टिकल आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी सारे कारण हैं जिसकी वजह से हेट स्पीच बढ़ रहा है। सबसे पहला कारण है फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी। बहुत सारे इंडिविजुअल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिनकी सोच यहाँ पे रूढ़िवादी वाली है, अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, अपने आप को ऊपर समझते हैं दूसरे व्यक्ति को, या फिर जो उनसे इन्फीरियर हैं, उनसे यहाँ पर थोड़े से नीचे हैं, तो उनको यहाँ पर और नीचा दिखाने के लिए वो कुछ ऐसी हरकतें दिखाते हैं हेट स्पीच जैसी।
उसके बाद यहाँ पर उनकी जो दूसरा जो कारण है वो है उनकी आइडियोलॉजी। जो आइडियोलॉजी है, जैसे यहाँ पे रूढ़िवादी सोच है कि हाँ भाई ये छोटा है, तो वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो वो आइडियोलॉजी पर स्टक हैं, ठीक है, वो अपनी आइडियोलॉजी को लेकर ज़िद पकड़े बैठे हैं, भाई ये मेरी सोच है तो मैं इसके हिसाब से ही काम करने वाला हूँ। दैट इज़ वाई यहाँ पर हेट स्पीच के केसेस रेगुलर बेसिस पर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मान लो कोई व्यक्ति इस प्रकार से हेट स्पीच करता है तो उसको क्या क्या सज़ा मिल सकती है। तो देखो, उसको सज़ा के लिए जो भी यहाँ पर प्रोविज़न मेंशन्स हैं वो सब आईपीसी के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडियन पिनल कोड के अंदर जो सेक्शन 153A है, देखो इस आर्टिकल में काम की चीज़ कहाँ पे मिली है, यहाँ पर मिली है। सेक्शन 153A के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो सेक्शन 153A के अगेंस्ट में यहाँ पर इन एक्स एमएलए को अरेस्ट किया गया। जो आईपीसी का सेक्शन 153A है और 153B है, ये यहाँ पे रोक लगाता है और बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से हेट्रेड फैलाता है दो ग्रुप्स के बीच में तो उसको यहाँ पे पनिशमेंट दी जाएगी। उसी प्रकार से आईपीसी का सेक्शन 295A भी यहाँ पर पनिशमेंट को लेकर चर्चा करता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर जानबूझकर इस प्रकार से दो ग्रुप्स के बीच में हेट्रेड फैलाता है तो उसको भी यहाँ पर ये सज़ा दी जाएगी। फिर आईपीसी का ही सेक्शन 505 क्लॉज 1 और 505 क्लॉज 2, ये दोनों सेक्शंस भी यहाँ पर मेंशन करते हैं कि मान लो कोई पब्लिकेशन कर रहा है या फिर और इस प्रकार का कोई कंटेंट फैला रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर एक हेट्रेड, एक नफ़रत बढ़ रही है ग्रुप्स के बीच में, तो उसके बेसिस पर भी जिस व्यक्ति ने ये काम किया है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर स्टेप्स लिए जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये आईपीसी के अंदर कहाँ कहाँ पर प्रोविजंस आपको देखने को मिल जाते हैं, इसके बारे में ध्यान रखना। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नाउ अगला आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, पॉलिटी का एक और यहाँ पे टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करके आप लोग अपना सपोर्ट दिखा सकते हो, हमारा एक टारगेट रहता है उसको अचीव करवा सकते हो, ठीक है। तो एक सपोर्ट मिलता है, प्लस यहाँ पर यूट्यूब का एल्गोरिथम कुछ इस प्रकार से है, आप लोग अगर वीडियो को लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो वो वीडियो भी आगे जाता है, प्लस मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे इतना सपोर्ट मिलता है। और सपोर्ट से याद आया यार कि अपने चैनल पर 2 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों को। आप सभी लोगों के थ्रू ही यहाँ पर ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मतलब कभी मैंने इमेजिन ही नहीं किया था कि हाँ हम लोग चैनल को इस प्रकार से आगे लेकर आ जाएंगे। और मुझे नहीं पता था कि हाँ हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर्स तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार का आपकी साइड से सपोर्ट दिखा है वो बिल्कुल सच में मतलब कि कभी कभी शॉक कर देता है। क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा बहुत सारे इंसिडेंसेस हम लोगों के साथ में देखने को मिले हैं, खासकर चैनल के साथ में बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। कभी कोई इशू हो जा रहा था, कभी कोई इशू हो जा रहा था, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर आप लोगों ने काफ़ी पेशेंस दिखाया, ठीक है। मैं जब तक सोल्यूशन मैंने ढूंढा तब तक आप लोगों ने यहाँ पर पेशेंस दिखाया, तो उसकी सच में यहाँ पर एक बहुत बड़ी ज़रूरत भी थी। और साथ ही साथ यहाँ पर उसके लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, जिसकी वजह से यहाँ पर 2 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो पाए हैं इस चैनल के ऊपर। इसी चीज़ को लेकर मैं अपने मदर के साथ डिस्कशन भी कर रहा था कि कैसे स्टार्ट हुआ था और मतलब कि कैसे कैसे यहाँ पर लोगों का सपोर्ट मिला है ना। तो जो भी होता था इशू वगैरह अपने मदर के साथ में डिस्कस करता रहता था। तो हाँ, मेरी मदर ही बोल रही थी हाँ कि इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग साथ में खड़े हुए थे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फ़िलहाल अपने आर्टिकल पर आते हैं। हालांकि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाना चाहता था, बट मैंने सोचा यार चलो इसमें हम लोग कवर कर लेंगे। अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर ही मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोल दूंगा, ओके। और एक चीज़ और देखो, डेली बेसिस पर क्या हो रहा है, एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होती है। तो आंसर राइटिंग का जो क्वेश्चन है आप लोगों को, वो एडिटोरियल जब मैं डिस्कस करता हूँ, एडिटोरियल डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। तो तब यहाँ पे उस आंसर को आप लोग ले सकते हो और उस क्वेश्चन को आप लोग ले सकते हो और उसका आंसर लिख कर पोस्ट कर सकते हो टेलीग्राम पर। वो कैसे पोस्ट होगा आगे मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ये वाला जो आर्टिकल है एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे बात की गई है कि जो कर्फ्यू के बारे में, कि अभी भी यहाँ पर कि जो एमपी का खारगोन है वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। और वहाँ पे आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे इश्यूज़ यहाँ पे खारगोन के अंदर क्रिएट हुए हैं, ठीक है। काफ़ी सारे विवाद यहाँ पर देखने को मिले हैं, इसी की वजह से यहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया था। और बोला गया फेस्टिवल के टाइम पर भी यहाँ पर कोई भी कर्फ्यू के अंदर रिलैक्सेशन नहीं होगा, कोई भी कर्फ्यू के अंदर यहाँ पर छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि ईद वगैरह आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कर्फ्यू में छूट यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। अच्छा, तो इस आर्टिकल में क्या है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आर्टिकल तो बिल्कुल बेकार है, हमारे काम का है नहीं, तो क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये है, ये जो कर्फ्यू है ये क्या है, कहाँ पर इसके बारे में मेंशन्ड है, प्लस सेक्शन 144 क्या है। अब देखो इस आर्टिकल के साथ ना क्या हो रहा है,
आपका एक और टॉपिक कवर हो रहा है, क्योंकि परसों का जब आप लोग इंडियन एक्सप्रेस ओपन करोगे तो वहाँ पे एक्सप्लेन सेक्शन पर बहुत ही ज़्यादा डिटेल से इन्होंने समझाया कि सेक्शन 144 सीआरपीसी का क्या है, ठीक है, और कर्फ्यू क्या है। तो वो इंडियन एक्सप्रेस से ही मैंने ये आर्टिकल उठाया हुआ है, तो आप लोग जो कवर कर रहे हो ये आपका इंडियन एक्सप्रेस का भी एक आर्टिकल साथ साथ कवर हो रहा है, ठीक है। तो इस आर्टिकल को जीएस पेपर 3 से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर हमारा टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ करके, तो वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर पाओगे। सेक्शन 144 सीआरपीसी क्या है, क्योंकि सेक्शन 144 के अंदर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो अलग हैं और कर्फ्यू अलग है। तो मैं आपको सेक्शन 144 भी कवर करवा दूंगा और कर्फ्यू के बारे में भी कवर करवा दूंगा। सेक्शन 144 के अगर हम बारे में बात करें, ये सीआरपीसी के बारे में बात करें, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में, तो आपको पता होगा सीआरपीसी और आईपीसी के बारे में, है ना। उसके अंदर तो आईपीसी सीआरपीसी के बारे में पता होगा ना। ये आईपीसी और सीआरपीसी बेसिकली क्राइम्स को लेकर बात करते हैं। आईपीसी यहाँ पर डिफाइन करता है, ठीक है, क्राइम को डिफाइन करता है, पनिशमेंट्स को डिफाइन करता है कि ये पनिशमेंट है, लेकिन सीआरपीसी यहाँ पर प्रोसीजर बताता है कि हाँ ये किस प्रकार से पनिशमेंट देनी है। तो ये आईपीसी और सीआरपीसी के बीच का डिफरेंस यहाँ पर ध्यान रखना। तो बेसिकली जो सेक्शन 144 है ये सीआरपीसी का है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। ये जो लॉ है ये बेसिकली यहाँ पर क्या करेगा, जैसे ही सेक्शन 144 लागू होगा किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर, और वो लागू करने की पावर एक मजिस्ट्रेट के पास में, किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के, ठीक है, ये यहाँ पर ऑर्डर देगा। और इस सेक्शन 144 के अंदर क्या होता है, गैदरिंग्स को रोक दिया जाता है, मतलब कि 4 लोग साथ में नहीं खड़े हो सकते। 4 से कम है तो साथ में खड़े हो सकते हैं, बट 4 लोग यहाँ पर आपस में खड़े नहीं हो सकते। 4 लोगों और 4 लोगों से ज़्यादा यहाँ पर ये गैदरिंग नहीं हो सकती। ये सेक्शन 144 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर सेक्शन 144 यहाँ पर इम्पोज किया जाता है कोई अर्जेंट केस के अंदर, एक यहाँ पर आप कह सकते हो इमरजेंसी सी आई हुई है। प्लस यहाँ पर आप देख पाओगे एक डेंजर देखने को मिल रहा है, ह्यूमन लाइफ को यहाँ पे डेंजर है, या फिर ह्यूमन लाइफ को डैमेज हो रहा है, प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा है, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर सेक्शन 144 को लाया जाता है। नाउ ये जो ऑर्डर है सेक्शन 144 का, ये किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के अगेंस्ट में पास किया जा सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जनरल पूरी पब्लिक के अगेंस्ट में भी पास किया जा सकता है। सेक्शन 144 के फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, क्या है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस यानी रुकावटें लगाएगा, रोक टोक लगाएगा, किसके ऊपर, क्या कोई भी व्यक्ति है वो मतलब किसी भी प्रकार का जो वेपन है, हथियार है, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, उसको हैंडलिंग नहीं कर सकता, उसको इधर उधर लेकर चल नहीं सकता है। साथ ही साथ इसके अंदर अगर मान लो कोई इस सेक्शन 144 का उल्लंघन करता है तो मैक्सिमम पनिशमेंट यहाँ पर उसको 3 साल की देखने को मिल जाती है। प्लस यहाँ पर इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग बात करें तो इस सेक्शन के अंडर में बोला गया कोई भी पब्लिक मूवमेंट नहीं होता, और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो यहाँ पर बंद कर दिए जाते हैं जब सेक्शन 144 किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर लागू किया जाता है। तो बाकी पब्लिक मीटिंग्स, रैलीज वगैरह को भी यहाँ पर पूरी तरह से रोक दिया जाता है। साथ ही साथ इंटरनेट को भी ब्लॉक किया जा सकता है उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, ये भी पावर सेक्शन 144 के अंदर दी गई है। मतलब ओवरऑल सेक्शन 144 का पर्पस ये है कि अगर कोई भी यहाँ पर डेंजर इवेंट क्रिएट हो गया है तो वहाँ पर शांति को बनाकर वापस से लेकर आना। अब यहाँ पे ड्यूरेशन क्या होता है कि मान लो सेक्शन 144 कहीं पर लागू हुआ तो इसका क्या ड्यूरेशन होगा, 2 महीने का वैसे ड्यूरेशन होता है। अगर इसको एक्सटेंड करना चाहें तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, इसकी वैलिडिटी को यहाँ पर 6 महीने तक किया जा सकता है। और यहाँ पे बोला गया जैसी सिचुएशन नॉर्मल होती है तो उसके बेसिस पर सेक्शन 144 को वापस से विड्रॉ भी किया जा सकता है। बाकी सेक्शन 144 और कर्फ्यू के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने आपको बताया सेक्शन 144 के अंदर 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, 4 या 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन कर्फ्यू के अंदर यहाँ पर कोई भी बाहर ही नहीं निकल सकता, सबको अंदर ही रहना होता है। कर्फ्यू के अंदर एक पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, सरकार कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन कर देती है, हर प्रकार से ट्रैफिक वगैरह कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं चलता हुआ नज़र आएगा। मार्केट, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, ये सभी चीज़ें यहाँ पर बंद हो जाती हैं कर्फ्यू के डर में। सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सर्विस यहाँ पर दी जाती हैं, वो भी एक नोटिस के बेसिस पर, अदरवाइज़ यहाँ पर कर्फ्यू के अंदर पूरा रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। तो ये यहाँ पर कर्फ्यू और सेक्शन 144 के बीच का डिफरेंस है, जो कि आपका एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन का भी कवर हो चुका है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देन उसके बाद एक आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, खासकर जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे बात की गई है इंडिया और यूएई के ट्रेड पैक्ट के बारे में। तो इंडिया यूएई के बीच में जो ये सेपा एग्रीमेंट है, दैट इज़ कॉम्प्रहेंसिव
इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये जो सेपा एग्रीमेंट है ये अपने आप में एक सबसे बड़ा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिल जाएगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और इस एग्रीमेंट को संडे में ही एक्टिवेट कर दिया गया, मतलब कल से ये एग्रीमेंट एक्टिवेट हो चुका है। इसके बारे में चर्चा बहुत पहले से हो रही थी। इस एग्रीमेंट को ऑलरेडी हम लोगों ने साइन कर लिया था 18 फरवरी को, बट अब यहाँ पर शुरू हो चुका है, ये एक मामला एक्टिवेट हो चुका है। और यहाँ पे हमारे भारत ने पहला हमने ज्वेलरी आइटम इंडिया से यूएई के अंदर भेज दिए हैं इसी सेपा एग्रीमेंट के अंदर में। तो मतलब ये व्यापार की शुरुआत हो चुकी है, इसी वजह से ये आर्टिकल चर्चा में आया है। चलो मैं आप लोग को इस एग्रीमेंट के बारे में, साथ ही साथ इंडिया और यूएई के व्यापार को लेकर क्या रिलेशंस स्टैंड होते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, सितंबर 2021 से ही लगातार चर्चा हो रही है कि भाई भारत और यूएई दोनों मिलकर यहाँ पर एग्रीमेंट कर लें, और दोनों ने मिलकर यहाँ पे एक सेपा एग्रीमेंट को, इसके ऊपर नेगोशिएशंस को लॉन्च भी किया था, बातचीत करी थी। कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसको बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन यह है, सेपा होता क्या है? देखो, सेपा एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वही होते हैं जहाँ पर जब दोनों कंट्रीज़ आपस में जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़, चार्जेस, कोटा, टैरिफ वगैरह लागू करते हैं उसको हटा दिया जाता है। मतलब कि मान लो इंडिया यूएई हो गया, अब इंडिया यूएई आपस में काफ़ी सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, व्यापार करते हैं, तो इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा ड्यूटी, चार्जेस, कोटा, टैरिफ वगैरह लगाया जाता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर, उसको हटा दिया जाएगा। उसको हटा देंगे तो यहाँ पर एक नॉर्मल रेट पर वो व्यापार चलेगा, और उसी नॉर्मल रेट से क्या होता है, उस व्यापार को फिर बढ़ावा मिलने लगता है आगे। ठीक है, तो ये हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहलाता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो सेपा एग्रीमेंट है ये भी यहाँ पर एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे सर्विस और गुड्स दोनों को लेकर चर्चा की जाती है, तो ध्यान रखना इसके बारे में। उसके बाद ये मैंने आपको बताया कि भारत ने सेपा एग्रीमेंट यूएई के साथ में साइन कर लिया। यूएई के अलावा साउथ कोरिया और जापान के साथ में भी भारत ने यही एग्रीमेंट साइन कर रखा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्यापार को लेकर इंडिया यूएई के रिलेशंस कहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इंडिया यूएई दोनों की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, चाहे आप लोग कल्चरल बेसिस पर देख लो, रिलीजियस बेसिस पर देख लो, या इकोनॉमिक टाइज के बेसिस पर देख लो, तो इनके रिलेशंस काफ़ी मजबूत आपको देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट इन दोनों कंट्रीज़ की जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर बढ़नी चालू हुई थी जब एच शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान ये रूलर बने थे अबू धाबी के 1966 के अंदर। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूएई फेडरेशन को बनाया 1971 में। उसके बाद से यहाँ पर भारत और यूएई के रिलेशंस रेगुलर बेसिस पर बढ़ते चले गए। पॉलिटिकल रिलेशंस की अगर हम लोग बात करें, 2019 के अंदर यूएई की सरकार ने जायद मेडल नाम का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है यूएई का, ये हमारे पीएम मोदी को दिया था। तो आप लोग यहाँ पर ये ध्यान रख सकते हो, इसके बेसिस पर रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत हुए। उनका कहना यह है कि जो इंडिया के करेंट पीएम है, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी रिलेशंस को एस्टेब्लिश किया है अच्छे से। प्लस इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने यूएई को विज़िट किया था अगस्त 2015 के अंदर में, तभी से यहाँ पर एक नई बिगनिंग शुरू हो चुकी थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में। फिर दोनों कंट्रीज़ के इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में बात करें तो इंडिया यूएई का जो व्यापार है वो लगभग 60 बिलियन यूएस डॉलर्स का आपको देखने को मिलेगा। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आपको देखने को मिल जाएगा 2019-20 के अंदर। 2019-20 का डेटा है तो भारत यहाँ पर तीसरे नंबर का एक सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था यूएसए और चाइना के बाद में। ठीक है, यूएई के साथ हम लोग इतना सारा व्यापार करते थे, तो यूएई ने हम लोगों को काफ़ी सारा एक्सपोर्ट किया, हमने यूएई को काफ़ी सारा एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों कंट्रीज़ में चलता ही रहा। अभी जो व्यापार है हमारा फोकस ये है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, 100 बिलियन डॉलर्स तक का हम लोग यहाँ पर ये व्यापार को लेकर जा सकें। बाकी दोनों कंट्रीज़ के बीच में आपको कल्चरल रिलेशंस भी देखने को मिल जाएंगे। दोनों नेशंस के बीच में काफ़ी सारे हिस्टोरिकल टाइज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। एक कल्चरल एग्रीमेंट साइन किया गया था 1975 में, जिसके बेसिस पर आप लोग देख पाओगे काफ़ी सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ यूएई के अंदर यहाँ पर होती हुई नज़र आती हैं। इंडिया के बहुत सारे लोग आज के टाइम पर यूएई के अंदर रहते हैं। यूएई यहाँ पर घर है लगभग भारतीय 2.6 मिलियन लोगों का, तो एक बहुत बड़ा डायस्पोरा इंडिया का आपको यूएई के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर यूएई के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है। तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। ये इंडिया यूएई के बारे में चर्चा हो गई। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर, देन उसके बाद आएंगे एडिटोरियल डिस्कशन पर। आज हमारे पास पर्टिकुलरली 5 एडिटोरियल हैं डिस्कस करने के लिए। सबसे पहला एडिटोरियल ये है, अफ्स्पा एक्ट के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, इसको अभी एंड कर दिया गया है काफ़ी सारी जगह से, तो उसको लेकर इस आर्टिकल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन्ड है, इसको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद दूसरा आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा, हीट वेव को लेकर चर्चा करता है। हीट वेव की वजह से काफ़ी सारे लोगों की जान गई है, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए स्टेट के थ्रू, वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं।
ठीक है। हीट वेव के पीछे क्या क्या कारण है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और भी बहुत सारे कारण देखने को मिल जाएंगे, वो समझाए गए हैं, तो इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से। उसके बाद यहाँ पर ये आर्टिकल पॉलिटिकली आपको पॉलिटिकली एंगल से देखने को मिलेगा, तो अगेन यहाँ पर ये आर्टिकल हमारे इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इंडियन साइंस सेक्टर के अंदर जो आज के टाइम पर पैसा खर्च हो रहा है रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़। जैसे चाइना, यूएस के कंपैरिजन में बात करें तो भारत बहुत कम पैसा खर्च कर रहा है, तो इस रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ाना होगा, इसके ऊपर यहाँ पे फोकस किया ऑथर ने। देन यहाँ पर आयुष इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया गया कि जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसके अंदर इंडिया किस प्रकार से काम कर रहा है, प्लस चाइना ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स उठाए ताकि वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर अच्छे से काम कर सके, उसको देखा गया है, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पर हमारे पास एक आर्टिकल है और साथ ही साथ डेली एक क्वेश्चन जो मिलता है वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। पहले तो हम लोग डेली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डेली क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ, उसके बाद यहाँ पे एक ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। वेस्ट बंगाल के अंदर जूट इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारा बवाल देखने को मिल रहा है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे जूट इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या क्राइसिस आ चुके हैं, जूट इंडस्ट्री कहाँ पर स्टैंड करती है। एक अच्छा आर्टिकल है एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से और इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों को इस आर्टिकल के रिगार्डिंग मिलने वाली है। तो फिलहाल हम लोग पहले अपना डेली मेंस का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलता है वेपनाइजेशन ऑफ सेडिशन लॉ इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट इज़ अ थ्रेट टू इंडिविजुअल फ्रीडम इन द कंट्री। इसी चीज़ को एलोबरेट करना है। आपको पता होगा रिसेंटली सेडिशन लॉ बहुत ज़्यादा चर्चा में आया, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था डेली करंट अफेयर के वीडियो में, ठीक है। देशद्रोह के जो चार्जेस होते हैं यहाँ पर सेडिशन लॉ, सरकार यहाँ पर सेडिशन लॉ चलाती है। अब सेडिशन लॉ एक हथियार है सरकार के हाथ में, जो कि कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल व्यक्ति के पास में फ्रीडम है उस फ्रीडम के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। क्या वाकई में ऐसा कुछ है, ये आप लोगों को बताना है, ये एलोबरेट करना है। तो आप सेडिशन लॉ के बारे में बता सकते हो, सेडिशन लॉ के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन है ये आप लोग बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना होगा सेडिशन लॉ की क्यों ज़रूरत है, फिर उसके बाद अपना वे फॉरवर्ड यानी जो कंक्लूजन है वो भी आप लोग को यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ पे 250 शब्दों में इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग को लिखना है और फिर वो आंसर लिखने के बाद कहाँ पे पोस्ट करना है, चलो मैं आप लोग को वो भी बता देता हूँ। तो आंसर लिखने के बाद सिंपल टेलीग्राम पर जाना, फिर सर्च करना दीपक यादव एजुकेशन। आपके सामने इस प्रकार से एक ग्रुप हो जाएगा ओपन, वो है मेंस आंसर राइटिंग वाला। तो बेसिकली हमारे पास 3 चैनल है, एक दीपक यादव एजुकेशन जिसके आगे कुछ नहीं लिखा लेकिन यहाँ पर 18,000 प्लस सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। एक इधर आपको नीचे देखने को मिलेगा, इसके आगे यूपीएससी लिखा है, एक के आगे मेंस आंसर राइटिंग लिखा है। तीनों को ही जाकर ज्वाइन कर लेना, तीनों ही चैनल पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेंस आंसर राइटिंग वाले चैनल पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे ये यहाँ पर आपको लेकर आ जाएगा। तो यहाँ पे कल संडे था, कल तो हमने कोई क्वेश्चन लिया नहीं था, उससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जैसे कि 29 अप्रैल का यहाँ पर डेली मेंस क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, 30 अप्रैल का डेली मेंस क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्पेस डेब्रिस को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा। तो करना क्या होगा, अपना आराम से आप लोग यहाँ पर पेपर पर इस पूरे आंसर को लिख सकते हो। लिखने के बाद में यहाँ पर इस चैनल पर जाना और ये जो कमेंट लिखा हुआ है इस कमेंट पर क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे ये दूसरे पेज पर आपको लेकर चले जाएगा, वहाँ पे आप लोग अपने आंसर राइटिंग को पोस्ट कर सकते हो पिक्चर क्लिक करके। और फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग और भी जुड़े हुए हैं, वो सब आपस में एक दूसरे के क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं, आपस में यहाँ पर आंसर्स लिख रहे हैं और मैं यहाँ पर नोटिस करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से आंसर लिखे जा रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये यहाँ पर देख कर अच्छा लगता है कि लोगों के थ्रू यहाँ पे रिव्यू किया जा रहा है। तो आप लोग भी आप जाकर इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। आगे चलते हैं। तो ये हमारा आता है पहला आर्टिकल जो कि बात करता है वेस्ट बंगाल के जूट इंडस्ट्री के अंदर जो भी परेशानियां चल रही हैं उसके बारे में। पहले इस आर्टिकल को मैं आपको जिस्ट बता देता हूं कि आखिरकार इसके अंदर मेंशन क्या क्या किया गया है। देखो आज के टाइम पर जो जूट की मिल्स आपको देखने को मिलेंगी, ये क्या करती हैं, मतलब कि ये जूट को, कच्चा जूट को खरीदती हैं। अब यहाँ पे जो कच्चा जूट खरीदा जा रहा है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। इनफैक्ट बताया ये जा रहा है कि हम लोग जूट को बहुत महंगा खरीद रहे हैं और उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद में वो कम में बिक रहा है, तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है इंडस्ट्रीज़ को, ये भी यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। इसी वजह से जूट को लेकर एक बहुत बड़ा क्राइसिस देखने को मिल जाएगा। इसके पीछे के कई सारे कारण हैं, वो भी यहाँ पर दिए गए हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मेंशन ये किया गया कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वेस्ट बंगाल के, तो ये अर्जुन सिंह इनका नाम है।
हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब के साथ ये मीटिंग करते हैं, एक सैटरडे में यहाँ पर बातचीत होती है जहाँ पे जूट इंडस्ट्री के जो कंसर्न्स है उसके बारे में डिस्कशन होता है। फिर बाद में मिस्टर सिंह यहाँ पे ट्वीट करके बताते हैं कि जो मीटिंग हुई है उसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, काफ़ी सारे यहाँ पर सॉल्यूशन निकाले गए हैं और होप ये करते हैं कि सरकार इस जूट क्राइसिस को लेकर एक अच्छा सा स्टेप उठाएगी, क्योंकि आज के टाइम पर इंडिया के अंदर जूट को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं। ये यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर यह बताया कि इनफैक्ट होता यहाँ पर यह भी है कि सरकार एक लिमिट सेट कर देती है कि जो जूट है इसको जो बेचा जाएगा या ख़रीदा जाएगा वो यहाँ पर 6,500 रुपीज़ पर कुंटल से एक्सीड नहीं होना चाहिए, मतलब कि 6,500 रुपये से ऊपर ये नहीं पहुँचना चाहिए। तो आप लोग देख पाओगे ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन भी की गई हैं। तो सितंबर 30, 2021 के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जहाँ पे बोला जाता है कि कोई भी कंपनी यहाँ पे अलाउ नहीं करेगी कि वो यहाँ पे कोई भी परचेज़ नहीं करेगा, कोई भी बेचेगा नहीं इस रॉ जूट को, और उसके जो प्राइस है वो यहाँ पर मतलब कि कोई भी 6,500 रुपये पर कुंटल से ज़्यादा रुपए में इसको ख़रीदे और बेचेगा नहीं। ये चीज़ें यहाँ पर फिक्स कर दी गई थी। तो ये काम किया गया था 30 सितंबर 2021 में, क्योंकि उस समय प्राइसेस लगातार इंक्रीज़ हो रहे थे। तो वेस्ट बंगाल के अंदर आप लोग देख पाओगे आज के टाइम पर इसी चीज़ का कंसर्न बड़ा है। इनफैक्ट बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर इस जूट इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या निकल कर आ रही है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। क्यों इतनी प्रॉब्लम कैसे हो गई, इतना महंगा जूट कैसे हो गया। तो सिंपल वर्ड्स में बात करें तो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा ऐसे देखने को मिल रही है कि यहाँ पे हमने देखा साइक्लोन अम्फान भी आया था। साइक्लोन अम्फान की वजह से भी यहाँ पर एक डिज़ास्टर देखने को मिला है। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा है। उसके बाद यहाँ पे हमने ये देखा मई 2020 के अंदर जो साइक्लोन अम्फान था इसकी वजह से यहाँ पर जो जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं जहाँ पर जूट को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा क्राइसिस देखने को मिला, जिसकी वजह से जूट का प्रोडक्शन अपने आप में पिछले साल कम हो गया है। ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन कम हो गया है, डिमांड अभी भी उतनी है, डिमांड बढ़ रही है। तो उसके बेसिस पर आप देख पाओगे रेगुलर बेसिस पर प्राइसेस भी लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर मेंशन ये किया गया कि जूट के बदले में फिर लोग यहाँ पर दूसरी चीज़ इस्तेमाल करने लग रहे हैं, और जूट जो भी मिल रहा है हमें वो बहुत लोअर क्वालिटी का मिल रहा है। तो इसी चक्कर में ये सारे क्राइसिस निकल कर आ रहे हैं। और अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, तो मतलब जूट की इतनी डिमांड रहती है? बिल्कुल डिमांड रहती है। तो दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि हम लोग जूट का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं इतना। तो देखो ही, जूट का इस्तेमाल काफ़ी सारी चीज़ों पे किया जाता है, हमारी सरकार भी इस्तेमाल करती है। अगर हम लोग बात करें, जो ये बिल्कुल फाइनल जो जूट तैयार हो जाता है ना, बिल्कुल आपने बोरा वगैरह देखा होगा जूट का, वो पैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल जो फाइनल जूट प्रोड्यूस होता है वो पैकेजिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, और पैकेजिंग पर्पज़ के लिए जो जूट इस्तेमाल करते हैं उसको लेकर हमारे पास एक एक्ट भी है, वो है जूट पैकेजिंग मटेरियल कंपलसरी यूज्ड इन पैकेजिंग कमोडिटीज़ एक्ट 1987। ये एक्ट बोलता है कि कोई भी कमोडिटी है तो यहाँ पर आपके लिए कंपलसरी है कि आप उसकी जो पैकिंग है वो जूट के अंदर करोगे। तो इसी वजह से आपने देखा होगा जूट के अंदर काफ़ी सारा जो सामान है उसकी पैकिंग यहाँ पर की जाती है। तो JPM एक्ट यहाँ पे बोलता है कि भाई जूट के अंदर पैकिंग की जाएगी, जो फूड ग्रेन्स होंगे 100% जो फूड ग्रेन्स होंगे उनको जूट के अंदर पैक किया जाएगा, और 20% का जो शुगर प्रोडक्शन होगा, जो चीनी का प्रोडक्शन होगा, उसको भी जूट बैग के अंदर ही यहाँ पर पैक किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जूट का ये सबसे बड़ा रोल देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ आप देख पाओगे जूट को हम लोग बाकी सारी चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि और भी सामान में फैशन एक्सेसरीज़ के अंदर जूट का इस्तेमाल होता है, फ्लोर को कवर करने के लिए जूट का इस्तेमाल होता है। बहुत सारी जगह पर यहाँ पर जूट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि रेगुलर बेसिस पर बढ़ चुका है। तो इसी वजह से यहाँ पर जब दाम बढ़ रहे हैं तो और क्राइसिस यहाँ पे बढ़ रहा है, लोगों को परेशानियाँ आ रही हैं। इनफैक्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है कि भारत आज के टाइम पर एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है जूट का। भारत के बाद यहाँ पे बांग्लादेश, चाइना आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं जूट को। बट बांग्लादेश भाई टॉप पर है, बांग्लादेश बहुत सारा जूट को प्रोड्यूस करता है। इंडिया के कंपैरिजन बात करें तो बहुत आगे आपको बांग्लादेश देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक सुपीरियर क्वालिटी का जूट फाइबर यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। बाकी यहाँ पर वही है कि अब इन क्राइसिस से हमें थोड़ा सा टैकल करना होगा। बांग्लादेश हमारे लिए एक कॉम्पिटिटिव चैलेंज है, बांग्लादेश को हम लोग को टैकल करना होगा, और इसके लिए अपने कंट्री के अंदर हम लोग काफ़ी सारे स्टेप उठाना हमें होगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर मेंशन ये किया गया, जो ये जूट सेक्टर है, ये जूट सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि लगातार बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। लगभग 3.70 लाख वर्कर्स को यहाँ पे हमारे कंट्री के अंदर सपोर्ट मिलता है इस जूट सेक्टर से। वो लोग यहाँ पर कमा रहे हैं इस जूट सेक्टर से, उन लोगों का जीवन चल रहा है इस जूट सेक्टर से। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारे जो फार्मर्स है वो जूट का प्रोडक्शन कर रहे हैं आज के टाइम पर। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ये यहाँ पर आपको 4 जगह देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर इंडिया का जो टोटल प्रोडक्शन है जूट का, उसका 99% का प्रोडक्शन इन्हीं स्टेट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ये ही यहाँ पर मेंशन किया गया कि भाई जूट को लेकर क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। क्लियर हुआ? लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जूट को लेकर, जो कि आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया के अंदर जूट इंडस्ट्री कहाँ पर स्टैंड करती है। तो सरकार ने यहाँ पर एक एक्ट बना रखा है, मैंने आपको बता दिया कौन सा, JPM एक्ट। वो एक्ट ये बोलता है कि जो भी सामान है उसको आपको मैंडेटरी पड़ जाता है, वो कंपलसरी है कि आपको उसकी जो पैकिंग वगैरह है वो जूट के अंदर करनी होगी, जूट बैग के अंदर यहाँ पे पैकिंग करनी होगी। इसी वजह से जो बोरा वगैरह बनता है उसके अंदर काफ़ी सारा जो सामान, गेहूँ वगैरह पैक वगैरह होता है ना। अब क्वेश्चन यह है कि जो जूट है वो गवर्नमेंट डिपेंडेंट सेक्टर आपको देखने को मिलेगा। जूट इंडस्ट्री आज के टाइम पर डिपेंडेंट है गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर में, क्योंकि सरकार बहुत सारे जूट के बैग को खरीदती है ना। सरकार यहाँ पे परचेज़ करती है लगभग हर साल 7,500 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए का ये जूट बैग को सरकार खरीदती है, जिसके अंदर ये अनाज को पैक किया जाता है। तो सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ये इंडस्ट्री देखने को मिलती है, इसके बारे में ध्यान रखना है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया, मैंने आपको जैसा ऑलरेडी बता दिया है कि इस जूट सेक्टर के अंदर लगभग 3,70,000 से और 4 लाख के बीच में ये जो वर्कर्स है वो डिपेंडेंट है इस सेक्टर के ऊपर, जो कि यहाँ से कमा रहे हैं और अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ये यहाँ पे मेंशन किया गया। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और देख पाओगे, जो जूट सेक्टर है, यहाँ पे सरकार लगातार एफर्ट्स लगा रही है कि जूट सेक्टर को, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर फोकस करी जूट सेक्टर्स को यहाँ पर पूरी तरह से डेवलप किया जाए, और डेवलप करने के ऊपर हम लोग इसी क्वालिटी के ऊपर काम कर सकें, इसको हम लोग जो इसकी डिमांड को बूस्ट कर सकें। ठीक है, बाकी जूट सेक्टर के बेनिफिट्स के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो काफ़ी सारे फ़ायदे यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर ये हमारे फार्मर्स को फ़ायदा पहुँचाएगा, प्लस जो वर्कर्स ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर देखने को मिलेंगे जो कि इस जूट सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, उनको फ़ायदा दे रहा है। खासकर वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पर जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है ना। और जूट के प्रोडक्शन से हम लोग यहाँ पर अपने कंट्री को आत्मनिर्भर भारत की तरफ लेकर चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे जूट को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाए, क्योंकि देखो इस इनिशिएटिव को लेकर UPSC मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे जूट सेक्टर कहाँ पर स्टैंड करता है, सरकार ने इसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव चलाए। तो इस इनिशिएटिव की हेडिंग मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन अपने पास कर सकते हो। एक इनिशिएटिव है जूट इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन एंड एडवांस्ड रेटिंग एक्सरसाइज करके, आपको ये एक इनिशिएटिव देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग जूट आई केयर के नाम से जानते हैं। इसका मकसद है कि जूट, जो रॉ जूट है, उसकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। उसके बाद यहाँ पर दूसरा इनिशिएटिव है जूट स्मार्ट करके देखने को मिलेगा। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया था 2016 के अंदर, ताकि हम लोग जूट सेक्टर के अंदर ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट कर सकें। उसके बाद तीसरा इनिशिएटिव डिफिनेटिव एंटी डंपिंग ड्यूटी को लाया गया था। ये बेसिकली यहाँ पर फोकस करता है बांग्लादेश, नेपाल के ऊपर, कि बांग्लादेश और नेपाल से कहीं सस्ते दाम में जूट हमारे कंट्री के अंदर ना डाल दिया जाए, क्योंकि सस्ते दाम में आ जाएगा तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट पिट जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया जाता है। उसके बाद बहुत सारे इंसेंटिव स्कीम यहाँ पे चलाई गई हैं जूट सेक्टर की, जो प्लांट एंड मशीनरी काम करती हैं उनके लिए, तो ये भी सरकारी इनिशिएटिव देखने को मिलेगा। बाकी जो ये जूट क्रॉप है हमारी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 1 से भी रिलेट कर पाओगे। ठीक है, जूट के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। देखो, जो जूट का प्रोडक्शन होता है, इसकी जो खेती होती है, इसके लिए हमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है 25 से 35 डिग्री के आसपास। रेनफॉल की ज़रूरत होती है लगभग 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर के आसपास। लगभग एलुवियल सॉइल के अंदर ये जूट प्रोड्यूस किया जाता है। बाकी मैंने आपको बताया, राज्यों की बात करें तो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे जूट के। उसके बाद यहाँ पर दुनिया के अंदर जो जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री है उसमें भी इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, थाईलैंड आपको देखने को मिल जाता है। इंडिया का जो दुनिया का सबसे बड़ा मतलब कि जो प्रोड्यूसर है रॉ जूट का, जूट गुड्स का, तो इसमें भारत यहाँ पर 40 से 50% तक यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देता है। आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। बाकी जूट का इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर में। जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में जाए, गोल्डन फाइबर कौन से क्रॉप से रिलेट है,
तो यहाँ पर उसको हम लोग जूट को ही यहाँ पे गोल्डन फाइबर बोलते हैं। इसका इस्तेमाल गनी बैग्स, मैट, रोप यानी रस्सियाँ वगैरह बनाई जाती हैं जूट की, आपको पता होगा। बैग्स बनाए जाते हैं, कट्टे बनाए जाते हैं, बोरे बनाए जाते हैं, कारपेट्स बनाए जाते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। और भी इसका दाम लगातार बढ़ रहा है, इसकी वजह से लोग सिंथेटिक फाइबर और नायलॉन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फोकस किया जाएगा इस जूट सेक्टर को हम लोग वापस से रिवाइव कर पाएँ। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। आई होप आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल के रिगार्डिंग मिल चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पे आता है अगला एडिटोरियल जो कि सीपी राजेंद्रन साहब ने लिखा है। तो इस एडिटोरियल के अंदर क्या डिस्कशन किया गया, देखो इन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली स्टार्ट किया एडिटोरियल यहाँ से। इंडिया के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। इंडिया ने बहुत कम पार्टिसिपेशन किया है रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर, ये यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। ऑथर यहाँ पर ये बोलते हैं कि भारत ने लगभग यहाँ पर अपने जीडीपी का 0.6 से लेकर 0.8% तक यहाँ पर भारत खर्चता है इस रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर। अगर हम लोग उसको कंपेयर करें यूएस, चाइना, साउथ कोरिया, जापान से, तो बहुत कम है। ये कंट्रीज़ बहुत सारा पैसा खर्चती हैं अपने रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर, लेकिन इंडिया बहुत कम। जहाँ पर इंडिया का जो स्टैटिक पार्ट हमारे ग्लोबल टोटल के कंपैरिजन में 103% इंडिया के अंदर खर्चा जा रहा है, वहीं पर आप देख पाओगे यूएस यहाँ पे खर्च रहा है और चाइना यहाँ पर 25% तक खर्च रहा है। तो इंडिया अगर 1 से लेकर 3% तक खर्च रहा है, तो यूएस, चाइना यहाँ पर 25 से 23% तक यहाँ पर पैसा खर्चते हुए नजर आएंगे। जिसमें क्या हो रहा है, जिसकी वजह से ये कंट्रीज़ मजबूत हो रही हैं, अपने रिसर्च को यहाँ पर मजबूत कर रही हैं। इंडिया के अंदर आप देख पाओगे क्वालिफाइड रिसर्चर्स अवेलेबल हैं, बट यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसका मतलब कि क्वालिफाइड रिसर्चर्स इन कंट्रीज़ के अंदर तो बहुत सारे अवेलेबल हैं। इंडिया के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से आपको ये जो रिसर्चर्स है वो बहुत कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये रिसर्चिंग की प्रॉब्लम है भारत के अंदर में। वर्ल्ड बैंक का स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर ये बोलता है कि इंडिया के अंदर आप लोग देख पाओगे, ये डायरेक्टली यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का डेटा है। इंडिया के अंदर यहाँ पर क्या है कि लगभग पर मिलियन यानी कि 10 लाख लोगों के ऊपर आप देख पाओगे तो सिर्फ और सिर्फ 255 रिसर्चर्स देखने को मिलेंगे। ये 2017 का डेटा है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। वहीं पर आप इजराइल के अंदर देखोगे तो इजराइल के अंदर 10 लाख लोगों के ऊपर देखोगे तो लगभग 8,342 लोग रिसर्चर हैं। स्वीडन के अंदर 10 लाख लोगों के ऊपर 7,597 यहाँ पर लोग रिसर्चर हैं। उसके बाद साउथ कोरिया के अंदर 7,498 लोग यहाँ पर रिसर्चर देखने को मिलेंगे। तो मतलब इंडिया का जो डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन डेटा आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको बताया मिलियन के हिसाब से। अब बात करें लाख के हिसाब से, तो भारत के अंदर 1 लाख लोगों के ऊपर आप देख पाओगे 1 लाख लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 15 ही रिसर्चर्स मिलते हैं। और जब इसको हम कंपेयर करें तो चाइना के अंदर 1 लाख में से 111 लोग रिसर्चर हैं। यूएस के अंदर 1 लाख लोग में से यूएस में 1 लाख लोगों में से 111 रिसर्चर हैं और चाइना में 1 लाख लोगों में से 423 रिसर्चर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये हम लोग ने देखा है कि रिसर्च के बेसिस पर पिछले कुछ सालों में ये हमारा ट्रेंड जो है वो डाउन ही होता हुआ नज़र आया है। इंडिया के अंदर में फंडिंग वगैरह रिसर्च के बेसिस पर बहुत ज़्यादा कम की जा रही है। इनफैक्ट यहाँ पे मेंशन किया गया कुछ पैसा जो खर्चा जा रहा है वो डीआरडीओ के ऊपर खर्चा जा रहा है। उसका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी, इनके लिए हम लोग 30 से 40% रख रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो बाकी सारी हमारे पास बॉडीज़ बच जाती हैं, जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये जितने भी हमारी बॉडीज़ हैं इनके ऊपर हम लोग थोड़ा सा कम पैसा खर्चते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनका जो एलोकेशंस है, जो भी यहाँ पर पैसा दिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा कम है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लगभग यहाँ पर 2022-23 के लिए जो बजट है इन रिसर्च को लेकर वो यहाँ पर 14,217 करोड़ रुपए का बजट रखा था। लेकिन ये बजट पिछले साल के कंपैरिजन में कम है। मतलब 2022 में इतना बजट लेकर आए और 2021 के अंदर ये बजट थोड़ा सा ज़्यादा हुआ करता था, ये बताया जा रहा है। तो 2022 में मतलब रेगुलर बेसिस पर जो रिसर्च के ऊपर पैसा खर्चा जा रहा है वो यहाँ पर कम से कम किया जा रहा है। रिसर्च के ऊपर यहाँ पे लगातार पैसा कम हो रहा है, जबकि दूसरी कंट्रीज़ अपने कंट्री के ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा कर रही हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। उसके बाद जब आप लोग फंडिंग का ट्रेंड देखोगे तो 2011 में बहुत पैसा खर्च हुआ करता था, 2018 में लगातार डाउन आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया जो नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी बढ़ चुकी हैं। प्लस यहाँ पे काफ़ी सारे आपको डिग्रीज़ वाले जो डॉक्टरल डिग्रीज़ वाली आपको देखने को मिलेंगे।
तो डॉक्टरल डिग्रीज़ काफ़ी बढ़ चुकी हैं, काफ़ी लोगों के पास में डिग्री आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन लोगों के पास एक ऑप्शन भी है, अच्छा खासा रिसर्च ऑप्शन है, लेकिन इंडिया के अंदर वो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है कि वो लोग रिसर्च को आगे परस्यू कर पाएँ, क्योंकि इंडिया प्रॉपरली यहाँ पर एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा है रिसर्च सेक्टर के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे रिसर्च की डिमांड लगातार इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। इसके लिए पहले काफ़ी बार बजट अनाउंस किया गया, देखो अलग अलग बजट अनाउंस करे गए, और यहाँ पे वो जो बजट है वो रेगुलर बेसिस पर कम हो रहा है, ये मैंने आपको बता दिया, ये भी वापस से मेंशन किया गया इस आर्टिकल के अंदर। फिर ऑथर यहाँ पर मेंशन करते हैं 2021-22 के अंदर लगभग 10,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो फिर से ऑफ़र किया गया था, और हर साल हम लोग यहाँ पर ऑफ़र करेंगे, मतलब इसको ऑफ़र किया गया था, वो बोला गया था कि हर साल ये पैसा ऑफ़र किया जाएगा आने वाले 5 साल के लिए, और इसके बेसिस पर एक नई फंडिंग एजेंसी को बनाया गया जिसका नाम है एनआरएफ। एनआरएफ मतलब कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये जो एजेंसी है, इस एजेंसी से हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे भाई ये अब यहाँ पे साइंस रिसर्च के ऊपर यहाँ पे तबाही लाएगा, साइंस रिसर्च के ऊपर ये बॉडी काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम करेगी। तो सरकार ने यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर पैसा खर्चा, इस बॉडी को बनाया। इनफैक्ट जर्नल नेचर ने अपने एक एडिटोरियल के अंदर मेंशन किया था कि 9 फरवरी 2021 के अंदर ये एडिटोरियल आया था। यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन देखने को मिली थी कि भाई एक सबसे बड़ा चेंज हो जाएगा, अब यहाँ पे बॉडी बन चुकी है, भारत के पास यहाँ पे एक एनआरएफ आ चुका है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, अब रिसर्च के ऊपर भारत यहाँ पे काफ़ी सारा काम करेगा। ठीक है, रिसर्च के ऊपर भारत के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं। इसको लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनआरएफ का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। हालांकि यहाँ पर अनाउंसमेंट हो गया है, बोला कि हम लोग काफ़ी सारा पैसा अनाउंस कर दिया गया था। 2021 के अंदर जो बजट स्पीच है यहाँ पे बोल दिया गया था कि हम लोग इन्वेस्ट करेंगे काफ़ी सारा पैसा। उसके बाद यहाँ पर इस एनआरएफ के अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारा पैसा अनाउंस किया गया कि हम लोग डीप ओशन रिसर्च और भी बायोडाइवर्सिटी और वायरोलॉजिकल रिसर्च, अलग अलग रिसर्च के ऊपर पैसा लगाने वाले हैं। तो प्लानिंग यहाँ पर प्रॉपरली चल गई थी कि यहाँ रिसर्च के ऊपर अब तो कुछ होगा, कुछ यहाँ पर एक्सपेक्टेशन हुई है, हज़ारों लोगों को यहाँ पर लेकर आ जाएगा रिसर्च के अंदर। हम लोग यहाँ पर अब थोड़े से मजबूत होंगे, ये एक गेम चेंजर देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर फोकस किया जा रहा था, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि करंट ईयर का जो बजट है वो यहाँ पर साइलेंट हो चुका है। जो भी मैंने आपको बजट बताया है 2021-22, ये सब उस तब के बजट हैं जो कि उस वाली बॉडी के लिए लेकर आए थे, जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है उसके लिए। लेकिन इस साल जो बजट आया है, इस साल बजट के अंदर रिसर्च के ऊपर इतना फोकस किया नहीं गया, इस बॉडी के ऊपर फोकस नहीं किया गया। तो मतलब पहले ही यहाँ पर इस बॉडी के बारे में चर्चा हो चुकी है, लेकिन करंट टाइम पे जो करंट सिनेरियो नज़र आ रहा है, यहाँ पर अगेन पैसा खर्च करना बिल्कुल रोक दिया गया। यहाँ पे सरकारी पॉलिसी की जो कंटिन्यूटी है, इसके अंदर बहुत बड़ी कमी देखने को मिल जाएगी इस फंडिंग के बेसिस पर, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया को यहाँ पर काफ़ी पीछे कर देती है दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ पे बताया गया इंडियन साइंस के अंदर बात करें, रिसर्च की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पे भारत के थ्रू पहले एक चीज़ अनाउंस करी गई, फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। देन उसके बाद अब की बार यहाँ पर फिर से साइलेंट हो गए इस चीज़ के ऊपर, अब की बार फिर से यहाँ पर कोई भी पैसा अनाउंस नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। तो इंडिया के अंदर आप लोग बात करोगे तो इंडिया यहाँ पर एक ग्लोबल लीडर देखने को मिलेगा साइंटिफिक रिसर्च के अंदर में, है ना। एक हमारी सोच है कि हम लोग ग्लोबल लीडर बने साइंटिफिक रिसर्च में, लेकिन उसको हम तब तक अचीव नहीं कर पाएंगे, उस आकांक्षा को तो तब तक हम लोग नहीं पा पाएंगे जब तक हम लोग प्रॉपर पैसा नहीं खर्च करेंगे। तो यहाँ पर ऑथर यही मेंशन करते हैं, इंडिया कैन नॉट एस्पायर टू बी अ ग्लोबल लीडर इन साइंटिफिक रिसर्च इफ़ इनफ फंड्स आर नॉट इंजेक्टेड। तो अगर प्रॉपर पैसा नहीं खर्चा जाएगा तो तब तक यहाँ पर हम लोग ये काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रॉमिस हमने किया था कि एनआरएफ को सेटअप करेंगे, एनआरएफ को सेटअप किया गया, बट यहाँ पर आप देख पाओगे जो फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको भी यहाँ पे वापस से देखना होगा, क्योंकि पैसा जब तक नहीं आएगा किसी बॉडी के अंदर तब तक यहाँ पर वो बॉडी रन नहीं करेगी। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। देन उसके बाद हमें बताया गया बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग चाइना और दूसरी कंट्री से सीख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्चा है। तो एट द लास्ट ऑथर मेंशन करते हैं कि भाई यहाँ पर लास्ट मेरी जो बात रहेगी वो यही रहेगी, एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट भारत के लिए यह है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्चा जाए, जो कि इंडिया के अंदर आज के टाइम पर इसकी एक बहुत बड़ी कमी देखने को मिल जाती है। क्लियर हुआ। तो रिसर्च डेवलपमेंट को लेकर ये पूरा का पूरा आर्टिकल ऑथर ने दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मर्क्यूरी राइजिंग के बारे में आर्टिकल दिया गया है। यहाँ पे मेंशन किया गया भाई जो हीट वेव है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और जो ये हीट वेव है ये काफ़ी सारे लोगों की जान ले चुकी है, और आने वाले टाइम पर भी बहुत सारे लोगों की लाइफ को काफ़ी बड़ा खतरा देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर किसी की जान जाती है तो उसको यहाँ पर राज्य सरकार के थ्रू एक कंपनसेशन देना चाहिए, ये यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल में क्या क्या बातें बताई गई,
इंडिया के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं जो टेम्परेचर है वो समय से पहले इंक्रीज़ होना चालू हो चुका है। हालांकि जो अब यहाँ पे मई का महीना स्टार्ट हुआ है, तो अब मई जून के बीच में ये हीट वेव बढ़नी चाहिए थी, बट उससे पहले ही हम लोगों ने काफ़ी सारे एरिया में 35 डिग्री 37 डिग्री, इनफैक्ट यहाँ पे महाराष्ट्र गुजरात के अंदर ये 40-40 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर जा चुका है, जो कि अपने आप में एक कंसर्न यहाँ पे बताया जा रहा है। ये बेसिकली जो 40-40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है, ये यहाँ पर हीट वेव आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया के अंदर में अभी तक 4 हीट वेव्स आ चुके हैं। हालांकि हीट वेव की शुरुआत अब होनी थी, लेकिन ऑलरेडी 4 हीट वेव अभी तक आ चुके हैं, तो आप लोग समझ सकते हो कि हाँ वाकई में खूब गर्मियाँ पड़ रही हैं, है ना। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन ये है हीट वेव होता क्या है, इसके बारे में हमारे IMD ने एक डेफिनेशन दे रखी है। देखो IMD ने क्या बोला, हीट वेव की एक सिंपल सी डेफिनेशन। मान लो यहाँ पर एक प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया जैसे दिल्ली वगैरह आपको देखने को मिलेगा, ये प्लेन एरिया है। यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस का रहता है। और एक मान लो पहाड़ी इलाका है, हिली एरिया, ठीक है, यहाँ पर जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो IMD ने बोला हीट वेव की कंडीशन कब आएगी, जब ये टेम्परेचर दोनों एरिया का इनके नॉर्मल टेम्परेचर से 5 से 6 डिग्री से बढ़ जाए। यानी प्लेन एरिया में ये जो टेम्परेचर ये 45 या 46 डिग्री पहुंच जाए तो वो हीट वेव की कंडीशन बनेगी। और हिली एरिया में यही यहाँ पर 30 डिग्री 35 से 36 डिग्री बन जाए तो हीट वेव की कंडीशन बनेगी कि लगभग यहाँ पर गर्मियाँ काफ़ी बढ़ जाएंगी। तो हीट वेव क्या है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, जिसको IMD ने यहाँ पे समझाया। देन उसके बाद यहाँ पर बोला यह गया जो आज के टाइम पर हीट वेव देखने को मिल रही है, इसके पीछे आपको काफ़ी सारे कारण देखने को मिल जाएंगे। पर्टिकुलरली सबसे पहला कारण यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बताया गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब की बार प्रॉपर नहीं है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिला है, जिसकी वजह से बारिश नहीं हुई है। उसके बाद ला नीना भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये भी यहाँ पर प्रॉपरली नहीं आपको देखने को मिला है, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो पाई है। तो बेसिकली मुद्दा यह है प्रॉपरली बारिश नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से यहाँ पर आज के टाइम पर हीट वेव्स आपको देखने को मिल रही है। क्वेश्चन ये है कि सर आपने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोल दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है, लानीना बोल दिया, इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आया। चलो मैं आप लोगों को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और लानीना के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किसको बोलते हैं, बहुत सिंपल से मैं आप लोगों को एक पिक्चर के थ्रू समझा दूंगा। ये पिक्चर आप लोग देखना ज़रा, ठीक है। इस पिक्चर के अंदर आपको क्या दिख रहा है, इस पिक्चर के अंदर आपको यहाँ पर ये इंडिया का मैप देखने को मिलेगा, इधर आपको मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलेगा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बाहर वाला जो रीजन है ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वाला रीजन कहलाता है। तो होता क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब समझो, वेस्टर्न मतलब वेस्ट साइड से आने वाला एक डिस्टर्बेंस जो कि इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब वेस्ट साइड से यहाँ पर कुछ आएगा जो कि भारत के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, इसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर कहते हैं। अब होता क्या है, एक बहुत बड़ा स्टॉर्म, बहुत बड़ी आंधी बनती है कहाँ पर, मेडिटेरेनियन सी के अंदर। और मेडिटेरेनियन सी से ये जो आंधी है वो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के माध्यम से इंडिया की साइड में आती है, इस प्रकार से बहती हुई। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या होते हैं, जेट स्ट्रीम्स वो हैं जो कि हाई ऑल्टीट्यूड पर, बहुत ऊंचाई पर वो हवाएं बह रही हैं। जो ऊंचाई पर हवाएं बह रही हैं उनकी मदद से क्या होता है, यहाँ पर ये जो स्टॉर्म है, जो तूफ़ान है, ये यहाँ पर इंडिया की साइड में आता है। अब ये इंडिया की साइड में आता है तो टर्की, सीरिया, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया में आता है। अब ये इंडिया से गुजर तो जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है, यहाँ पर इंडिया में हिमालयास पड़ जाते हैं और इन हिमालय से यहाँ पर ये आंधी टकराती है। टकराने के बाद में यहाँ पर ये बारिश कर देती है, या फिर टकराने के बाद में ये लोअर प्रेशर यानी कि नीचे वाले हिस्से में चले जाती है, वहाँ पे बारिश कर देती है। तो बारिश यहाँ पर होती है। बट करेंट टाइम पर क्या हुआ कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये इतना स्ट्रॉन्गर नहीं था, इतना मजबूत स्टॉर्म था नहीं, तो टकराया, कोई असर पड़ा नहीं, बारिश हुई नहीं। इसकी वजह से आज के टाइम पर भी गर्मी लगातार इंक्रीज़ हो रही है। क्लियर हुआ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, समझ गए होंगे। अब उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया लानीना। लानीना क्या होता है, वो लानीना आप ये देख पाओगे, लानीना की कंडीशन ये है, ये भी कोई ज़्यादा मजबूत कंडीशन देखने को मिलती नहीं है। लानीना कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर इंडिया ये देखने को मिलेगा, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर साउथ अमेरिका, इधर हमारा अमेरिका, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे लानीना में क्या होता है, इधर जो पानी होता है वो ठंडा पानी होता है और इधर यहाँ पे गर्म पानी पहुँचता है। और आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, जहाँ पे गर्म पानी है वहाँ पे इवापोरेशन माध्यम से प्रॉपरली यहाँ पे बारिश वगैरह होती है। जहाँ पे गर्म पानी वहाँ पे बारिश होती है, आपने ज्योग्राफी में काफ़ी बार पढ़ा हुआ है। अब बात करें तो यहाँ पे गर्म पानी, तो यहाँ पे बारिश होनी है। बट क्या है, आज के टाइम पर लानीना भी इतना स्ट्रॉन्गर है नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर आज के टाइम पर हीट वेव देखने को मिल रहा है, गर्मी लगातार बढ़ रही है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया, हमारे पास जो ऑफिशियल डेटा है उसके हिसाब से बात करें
तो पिछले 50 सालों के अंदर लगभग 17,000 लोगों की जान जा चुकी है इस हीट वेव की वजह से। और यहाँ पे मेंशन किया गया कि भाई अगर मान लो हीट वेव की वजह से डेथ हो रही है किसी की, तो बेसिकली यहाँ पर एक डिज़ास्टर है, उसको डिज़ास्टर की तरह ट्रीट करो ना, और यहाँ पर उस व्यक्ति को या फिर उस व्यक्ति की फैमिली को कंपनसेशन देना चाहिए, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। बाकी हीट वेव के और क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, इसके और क्या नुकसान है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो हीट वेव क्या होता है बेसिकली, ये तो आपने समझ लिया। हीट वेव का सबसे पहला इम्पैक्ट होता है लोगों की जानें जाती हैं, मैंने आपको बताया है ना। बहुत सारी बीमारियां यहाँ पर पैदा होने लगती हैं शरीर के अंदर में, मेंटल चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, रेस्पिरेटरी कंडीशंस यहाँ पर बेकार हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रॉप डैमेज के बारे में बात करें, फसल हमारी बर्बाद हो जाती है, ज़्यादा गर्मी की वजह से हमारी फसलों का नुकसान हो जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन प्रॉपरली हो नहीं पाती है। अब प्रोडक्शन कम होगा तो इससे भी क्राइसिस बढ़ जाएंगे। फूड का प्रोडक्शन कम होगा यानी फूड की कमी हो गई, डिमांड बराबर है लेकिन फूड का प्रोडक्शन कम है, इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ये यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी लॉस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जो लोग हैं, लोग यहाँ पे इतने ज़्यादा गर्म एरिया में प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पाते, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है काम करने के लिए, तो इसके बेसिस पर यहाँ पर आप कह सकते हो इनकी इनकम लॉस देखने को मिल जाती है जब काम नहीं करेंगे तो ये यहाँ पे एक सबसे बड़ा नुकसान है। उसका लास्ट नुकसान आप देख पाओगे, वाइल्ड फायर यानी जंगलों में आग लगती हुई नज़र आती है, जंगल सूखे पड़े रहते हैं, तो इस हीट वेव की वजह से, इस गर्मी की वजह से जंगलों के अंदर आग लगने लगती है, या प्लस यहाँ पर काफ़ी सारा एरिया सूखा पड़ जाता है। तो ये सारे हीट वेव की कंडीशन देखने को मिलती हैं। क्लियर हुआ, ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद अगले एडिटोरियल पर आते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल के अंदर मेंशन किया गया आयुष इंडस्ट्री के बारे में। यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पे भी हमें काम करना होगा अपने कंट्री के अंदर में, खासकर ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के ऊपर, जिस प्रकार से चाइना वर्क कर रहा है। मेंशन करता है होता है यहाँ पर कि ग्लोबल मार्केट की बात करें तो जो हमारा ग्लोबल मार्केट है हर्बल मेडिसिन का, वो 2020 के अंदर 657.5 बिलियन डॉलर का पहुंच गया था। और यहाँ पे बोला गया 2022 तक जो ये हमारा हर्बल मेडिसिन है, ये लगभग 2022 के अंदर 746.9 बिलियन डॉलर्स तक की पहुंच जाएगी। चाइना के अंदर बात करें, जो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडस्ट्री है, यानी कि जो हमारी जड़ी बूटियों से यहाँ पर दवाइयाँ बन रही हैं, ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडस्ट्री है चाइना के अंदर, ये 2018 के अंदर इसका रेवेन्यू 37.41 बिलियन डॉलर का था। और चाइना बोलता यह है कि 2030 तक हमने प्लानिंग कर रखी है और 2030 तक जो हमारा रेवेन्यू होगा इसका, वो 7.9 बिलियन डॉलर्स तक का होगा। तो चाइना का जो मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर में, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। तो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के ऊपर काफ़ी अच्छे से काम किया जा रहा है। तो आप लोग ग्रोथ देख पाओगे ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की, तो वो इमेंस ग्रोथ है। चाइना ने बहुत तगड़ा अटेंशन दिया है अपने कंट्री की इस मेडिसिन ग्रोथ के ऊपर में। मॉडर्न मेडिसिन में चाइना तो है ही आगे, लेकिन उसके साथ साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर भी काम कर रहा है। तो भारत को भी यहाँ पर फोकस करना होगा, क्योंकि भारत की ग्रोथ 2018 से 2022 के बीच की इन्होंने ये बताई है इतनी है, और चाइना यहाँ पर कहाँ से निकल कर आया है और कितनी बड़ी ग्रोथ यहाँ पर अचीव करी है। अब इंडिया के अंदर बात करें तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए हमारे पास एक मिशन है, नेशनल आयुष मिशन। इस मिशन को लॉन्च किया गया था 2014 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू, ताकि हम लोग अपने आयुष सिस्टम को प्रमोट कर सकें, है ना। क्योंकि यहाँ पर ये कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, एजुकेशनल सिस्टम को यहाँ पर स्ट्रॉन्गर करता है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स के बारे में यहाँ पर बताता है, मतलब मेडिसिन को लेकर सारी चर्चा करता है ना। अब यहाँ पर जो ये इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री का जो प्रोजेक्शन है वो यह है कि 2022 तक हम लोग 23.3 बिलियन डॉलर्स तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। इंडिया का जो हर्बल मेडिसिन का मार्केट है उसकी वर्थ काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया का जो आयुष सेक्टर है, जो कि इन्हीं मेडिसिन के लिए काम कर रहा है, उसमें ग्रोथ देखने को मिली है। 2014 से 20 के बीच में 17% की ग्रोथ हुई है, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया। उसके बाद मेडिसिनल प्लांट्स के अंडर में बात करें तो जो यहाँ पर ये नेशनल आयुष मिशन स्कीम देखने को मिलेगा, इसके अंदर मेडिसिनल प्लांट्स को हमने ग्रो किया है। जो दवाइयों वाले प्लांट्स, जो कि मतलब दवाइयों की तरह काम करते हैं, इनकी प्रोडक्शन के ऊपर प्रॉपरली काम किया गया, इनके कल्टीवेशन को सपोर्ट किया गया है, इन प्लांट्स को प्रॉपरली कल्टीवेट किया गया है। आज के टाइम पर बहुत सारा एरिया है, लगभग 56,396 एकड़ वाले एरिया के अंदर, हेक्टेयर के अंदर इन प्लांट्स की ग्रोथ कर रहे हैं हम लोग। और फोकस हमारा यह है कि हम लोग आने वाले टाइम पर लगभग 75,000 हेक्टेयर की ज़मीन पर ये सारे जो प्लांट्स हैं, यानी मेडिसिनल प्लांट्स, इनकी ग्रोथ करें। तो फोकस हम लोग कर रहे हैं अपने मेडिसिनल जो हमारे प्लांट्स हैं उसके ऊपर में, ताकि हम लोग इसके अंदर हर्बल कल्टीवेशन में आगे बढ़ सकें, प्लस इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बना सकें इस पूरे पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में।
ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। देन उसके बाद बोला गया कि देखो जो ये पोटेंशियल इस सेक्टर का अपने आप में बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ अच्छा किया है, नो डाउट काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम किया गया है, मेडिसिनल प्लांट्स को कल्टीवेशन किया गया है, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो किया है। लेकिन आज के टाइम पर ज़रूरत यह है कि जो हमारी स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे उसको मजबूत करने की। ये तो हमारा जो नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड है जो कि यहाँ पर इसको लेकर काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा जो स्टेट के लेवल पर मेडिसिनल प्लांट बोर्ड आपको देखने को मिल जाते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा मजबूत करने की आवश्यकता है। इनके पास में एक्सपर्ट्स होने चाहिए, प्लस यहाँ पर कल्टीवेशन करें ये लोग भी, रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। थोड़ा सा रिसर्च और डेवलपमेंट में हम लोग वैसे ही पीछे हैं, इसके ऊपर मैंने एक पूरा आर्टिकल डिस्कस कर लिया। ठीक है, ट्रेड फ्रंट पे यहाँ पर काम करना होगा। उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया कि आज के टाइम पर जो स्टेट बॉडीज़ हैं इसको थोड़ा सा मजबूत करना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि स्टेट बॉडीज़ के अंदर काफ़ी कमी यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाती हैं। प्लस यहाँ पे अभी रिसेंटली आपको बताया हमारे पीएम मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को ओपन किया, इसका उद्घाटन किया है जामनगर के अंदर में अप्रैल 19 2022 के अंदर में। ये यहाँ पर पहला और इकलौता ग्लोबल आउटपोस्ट सेंटर होने वाला है ट्रेडिशनल मेडिसिन का, जो कि इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर हम लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं। जो आयुष इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर में, इसने कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर दिया है लोगों को। अब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करवाई हैं, एक मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम को हम लोग लेकर आए हैं। सब कुछ यहाँ पर अच्छा सा आपको देखने को मिल जाएगा, लोगों के पास में चॉइस है। यहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिसिन से लोग अपना यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं, बट यहाँ पर चीज़ यह है कि आपको थोड़ा सा स्टेट के लेवल पर ध्यान देना होगा। वो यहाँ पर मैंशन किया गया, स्टेट बॉडीज़ को थोड़ा सा मजबूत करना होगा। क्लियर हुआ? ये था यहाँ पर ये वाला आर्टिकल। आई होप आप लोग को ये भी क्लियर हो चुका है, ये सारे एडिटोरियल्स क्लियर हो चुके हैं। बाकी आपको पता होगा डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक लगभग जो थंबनेल है वो तैयार करते हैं। थंबनेल के ऊपर हमारे पास एक और अलग से आर्टिकल रहता है, तो थंबनेल पर जो आर्टिकल है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको पता होगा जैसे मैंने आप लोग को दिखा रखा है, व्लादिमीर पुतिन को कैंसर है, प्लस यहाँ पर रशिया को कुछ दिनों के लिए, ठीक है, एक नया लीडर मिल सकता है। कुछ दिनों के लिए जो नया लीडर मिलेगा वो यहाँ पर ये मिलेगा। तो अभी क्या है, रशिया के अंदर काफ़ी सारा बवाल चल रहा है, और पता है इसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स कवर हुए हैं। कल शाम के आर्टिकल है, बहुत सारे आर्टिकल लेकर आऊँ ताकि आप लोग देख सको कि हाँ बिल्कुल आर्टिकल ऑथेंटिक है। तो ये कल की आर्टिकल है, कल शाम से ये लगातार आर्टिकल्स पब्लिश होने चालू हुए। व्लादिमीर पुतिन को यहाँ पर एक कैंसर है, ये कैंसर की सर्जरी करवाने जाएंगे। आप कैंसर की सर्जरी करवाएंगे तो पब्लिक से यहाँ पे हट कर रहेंगे, अब पब्लिक के सामने आएंगे नहीं। तो यहाँ पे रशिया को रिप्रेजेंट करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, तो रशिया को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर एक व्यक्ति पेट्रूशेव देखने को मिल सकते हैं, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे एक और आर्टिकल है, पुतिन टू अंडरगो कैंसर सर्जरी सून। और अब यहाँ पे जो व्लादिमीर पुतिन है, इनकी जगह पर जो यहाँ पे मामला संभालेंगे वो निकोलाई पेट्रूशेव यहाँ पे संभालेंगे। निकोलाई पेट्रूशेव आज के टाइम पर एक अच्छे पोजीशन पर देखने को मिलते हैं। जैसे करेंट टाइम पर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड आप कह सकते हो पावरफुल पर्सन ऑफ रशिया ये कहलाते हैं। तो फर्स्ट पावरफुल पर्सन जो है रशिया का वो यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन है। सेकंड नंबर पर आपको यहाँ पर ये पेट्रूशेव देखने को मिलते हैं। तो ये जो पेट्रूशेव हैं ये यहाँ पर चीज़ों को होल्ड करेंगे, यही चीज़ों को यहाँ पर संभालेंगे। प्लस आपको पता होगा जो ये पेट्रूशेव है ये भी यहाँ पर एक एक्स KGB चीफ आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक एक्स KGB चीफ ये रह चुके हैं, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। उसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया कि काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। पुतिन टू अंडरगो कैंसर सर्जरी विल हैंड ओवर पावर टू एक्स KGF चीफ टेम्परली। तो कुछ जो पावर्स हैं वो अभी यहाँ पर पेट्रूशेव के पास में आ जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि ये किस प्रकार से मैनेज करेंगे, इनकी आइडियोलॉजी क्या है। देखो यहाँ पर बोला ये जाता है कि इनको जिम्मेदारियाँ सौंपेंगे जैसे ही, तो इसके वजह से काफ़ी सारी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। जैसे कि यूक्रेन को जो तोड़ने की धमकी है ये काफ़ी बार दे चुके हैं, ये बहुत बार स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हाँ यूक्रेन के टुकड़े करेंगे हम लोग, यूक्रेन को तोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जेलेंस्की की सरकार को नाजी समर्थक यहाँ पे बताते हैं, और इसकी वजह से यूक्रेन से काफ़ी नफरत है इनको, यूरोपियन यूनियन से नफरत है, वेस्टर्न कंट्री से नफरत है, तो उन सब के काफ़ी अगेंस्ट में रहते हैं। अब आप कहोगे भारत के रिगार्डिंग क्या सिचुएशन है इनकी, तो भारत के रिगार्डिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिलेशंस देखने को मिलता है। भारत में यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर आते रहते हैं, मीटिंग होती रहती है, हमारे PM से मिलते रहते हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ठीक है, अजीत डोभाल साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इन सब से यहाँ पर काफ़ी बार मीटिंग हो चुकी है। तो भारत के साथ इनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। आर्टिकल 370 को लेकर भी इनका एक प्रॉपरली सपोर्ट, एक समर्थन देखने को मिला था इंडिया के सपोर्ट में, तो ये आप लोग देख पाओगे। तो ये इनका आइडियोलॉजी देखने को मिल जाती है। तो अगेन यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि रशिया यूक्रेन का जो विवाद है वो काफ़ी बढ़ जाएगा अगर इनके हाथ में ये चीज़ें आती हैं। तो
आई होप आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो थंबनेल वाला आर्टिकल भी हमने डिस्कस कर लिया है। थंबनेल के बेसिस पर जैसे मैंने आपको बोला कि एक आर्टिकल मैं रेगुलर बेसिस पर डिस्कस करता हूँ अलग से। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पाओगे और कुछ भी नहीं है, बाकी हम लोग सभी कुछ कवर कर चुके हैं वर्ल्ड, क्योंकि देखो मंडे में इकॉनमी सेक्शन यानी बिजनेस सेक्शन आता नहीं है। बाकी वर्ल्ड सेक्शन में आप देख पाओगे कोई भी आर्टिकल नहीं है। एक आर्टिकल यह है कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को $8 बिलियन का एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हालात काफ़ी ख़राब हैं। ठीक है, सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, इनका फॉरेक्स रिजर्व यहाँ पे काफ़ी घट चुका है, प्लस यहाँ पे भुखमरी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान को ये सपोर्ट दिया गया सऊदी अरेबिया के थ्रू। क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा पाकिस्तान के पीएम सऊदी पहुँचे थे और वहाँ पे जाके ये सऊदी की मदद मिल चुकी है। क्लियर हुआ। बाकी हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो ये एडिटोरियल हमने डिस्कशन किया है, इस एडिटोरियल के अंदर एक आर्टिकल ये वाला है। देखो इस आर्टिकल को मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। जैसा आप देख पा रहे होंगे वीडियो यहाँ पर 1 घंटा 10 मिनट का हो चुका है। अब आप कहोगे तो हम कहाँ से कवर करेंगे, तो इस आर्टिकल को मैंने परसों भी कवर किया है, उससे पहले भी कवर किया है, रेगुलर बेसिस पर इसको कवर कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने शायद कल भी कवर किया है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो अफ्स्पा एक्ट के बारे में बिल्कुल वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि अफ्स्पा एक्ट को काफ़ी सारी जगह से हटाया गया। तो परसों का वीडियो आप लोग प्लीज़ देख लेना, इतना आप लोग मेरे लिए कर सकते हो। परसों के वीडियो में सबसे पहला जो आर्टिकल है मैंने वो इसी अफ्स्पा एक्ट को लेकर कवर किया है, तो आप लोग वहाँ से इस चीज़ों को कवर कर पाओगे। ओके, बाकी यहाँ पर फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला था वीडियो के लास्ट में इसका आंसर मैं आपको बताऊँगा। तो 2020 में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई G20 के मेंबर्स कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए देखने को मिलेगा। अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की, यहाँ पर ये चारों कंट्रीज़ आपको G20 के मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं ना। वो इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।